2 तारीख आया था तो कोई बहुत तगड़ा थोड़ी था। नेपाल में था वो, और भी गांव का एरिया था नेपाल में। कल परसों रात में जो आया था ना, चलिए बाबू देखिए इधर ध्यान से। हम लोग को आज क्या देखना है? उत्तर प्रदेश, यूपी। सब लोग नक्शा खोल लिए हैं? भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। राजस्थान है। सबसे ज्यादा जनसंख्या 23 करोड़। कितना है? 23 करोड़। हाँ, बिहार के हर मामले में डबल है ये, एरिया में भी, जनसंख्या में भी, बजट में भी, इकोनॉमी, सब चीज में। हाँ, लोकसभा के सीट में भी, राज्यसभा, कमोबेश हर मामले में क्या आ जाता है? डबल आ जाता है। तो अमेरिका, रूस, चाइना, यही देश हैं जो इसकी बराबरी कर पाएंगे जनसंख्या में। बाकी कोई देश नहीं बराबरी कर पाए जनसंख्या में। बहुत बड़ा देश, राज्य है उत्तर प्रदेश। देखिए किसी भी राज्य में जनसंख्या का कुछ रीजन होता है। अगर वहां प्राकृतिक आपदाएं कम आएंगी, नदियां ज्यादा पाई जाएंगी, मैदानी भाग ज्यादा रहेगा, तो जनसंख्या ऑटोमेटिक बढ़ेगी। क्योंकि जनसंख्या एक दिन में नहीं बढ़ती, वो हजारों साल पहले से रहती है। तो आज से 2-3 हजार साल पहले भी देखेंगे ना, तो उत्तर प्रदेश में मैदानी भाग था, जिस वजह से खेती आराम से होती थी और आपदाएं नहीं थी। जैसे उत्तराखंड में इतनी आपदाएं हैं। उत्तराखंड में देखते हैं कभी कुछ दह गया, कभी पहाड़ टूट गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। यहाँ पे आपदाएं नहीं थी, जिस वजह से जनसंख्या बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, आज एकदम आगे गया जनसंख्या। यहाँ पे जनसंख्या को रोकने के लिए जो सबसे कारगर उपाय है वो फीमेल एजुकेशन है। इससे कारगर इलाज और कोई नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली एक महिला को ही जन्म देना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और अगर एक महिला नहीं चाहती है कि जन्म दे बच्चे को, तो कोई जनसंख्या नहीं बढ़ा सकता है यहाँ पे। लेकिन समाज में देखिए ना, महिला ही कहती कि ना अच्छा दुगो और हो। तो जनसंख्या में एक रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एजुकेशन तो जरूरी है ही है, लेकिन उस एजुकेशन में ज्यादा जरूरी कौन है? फीमेल एजुकेशन। समझा गया कि नहीं? एक पढ़ी लिखी महिला है, उसको अब थोड़ी देखेंगे 7-8 लड़के ज्यादा रहेंगे। अच्छा, जनसंख्या कई चीजों पे डिपेंड करता है, जनरेशन पे भी डिपेंड करता है। जनसंख्या जनरेशन पे ऑटोमेटिकली कंट्रोल होने लगता है। जनरेशन, आप जनरेशन की बात करते हैं, जैसे देखिएगा आपके दादा, पिताजी और वर्तमान में जो आप लोग हैं, आप गौर करिएगा, आपके दादाजी ना 6-7 भाई होंगे ना, या फिर उसके एज के देखिएगा। कोई जरूरी नहीं, आपके दादाजी नहीं है तो क्या दिक्कत है, लेकिन उस एज के लोगों को देखिएगा, उस एज में ना 7-8 मिलेंगे लोग, 6-7। हाँ, आपके दादाजी मान के चलिए 2-3 भाई हैं, तो वो एक आपका पर्सनल है। लेकिन उस एज ग्रुप में देखिएगा ना, तैसे आप अपने पिताजी में आएंगे, जनरेशन गए पिताजी में 3 से 4, तो आपके पिताजी को देखिएगा ना, बुआ और चाचा को मिला के आराम से आपको 3, 4, 5 हो जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 3, 4 नहीं, 4, 5 है एवरेज, 4, 5 है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, अरे बुआ हो जाएंगी, चाचा हो जाएंगे, एक आपके पापा, तो कितना हो जाता है? 4, 5। अभी जो जनरेशन चल रही है 2-3 की, अभी जनरेशन किसकी चल रही है? 2-3। किसकी? 2-3। आने वाले 30 साल बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी 2050 में, कब? 2050 में, 1 से 2। जब आएगा जनरेशन 2080 का, 30 साल में 0, 1, और जब आएगा 2090 क्रॉस करेगा तो 0। अभी 3 महीने से इटली में कोई लड़के पैदा नहीं हुआ है पूरे देश में। इटली देश में पिछले 3 महीने में पूरे देश में कोई लड़के पैदा नहीं। हमारे यहाँ 3 सेकंड नहीं जाता है। भारत में थोड़ी जाता है।
इतना बड़ा देश है, कहीं ना कहीं कोनो ना कोनो लड़का होगले रहता है। इटली बहुत टेंशन में इस चीज को लेके। हाँ, जनरेशन पे डिपेंड कर गया। दूसरा डिपेंड करता है शहरी और ग्रामीण पे भी डिपेंड करता है। शहरी क्षेत्र में ऑटोमेटिक जनसंख्या कम होती है, जिसके कई रीजन है। शहर महंगा है, रहने का जगह कम है, रोजगार बड़ा कंपटीशन ज़्यादा है, तो सबको लगता है कि अरे भैया। गांव में क्या है, रहना आसान है, खेत है, जगह दिक्कत नहीं है, दूगो लड़का एगो यहाँ घर बनाएगा, एगो वो कोना बना लेगा, एगो वो कोना बना। गाँव में देखिएगा ना, बीच खेतवा में घर बना लेता है। अगल बगल में कोई बीच खेतवा में एगो निकाल के खूब बढ़िया घर बना देगा यहाँ पर। और भी रीजन होता है फाइनेंशियल स्थिति। जितना अमीर रहेगा उतने ज्यादा वो बिजनेस पे फोकस रहेगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, एक आध बाल बच्चे होंगे। जितना ज्यादा थोड़ी सी गरीबी आती है ना, एजुकेशन कम हो जाता है। एजुकेशन कम होता है, फिर जनसंख्या भी क्या आती बढ़ती है। कई रीजन होते हैं जनसंख्या बढ़ने, लेकिन बहुत ज्यादा जनसंख्या कम हो जाना भी ना बहुत खराब संकेत है। जो जूझ रहा है जापान, जापान बहुत जूझ रहा है इस सब समस्या से। हम लोग अभी यंग हैं, लेकिन हम लोग में क्या है ना कि हम लोग स्किल्ड नहीं सिखाते। स्किल्ड जैसे हमारा कहना है कि जब हम ग्रेजुएशन करने जाते हैं तो हम लोग बीए कीजिए या बीएससी कीजिए या बीकॉम कीजिए, एक कोयले से कोनो फायदा होता है? हाँ, अगर आप प्लेन बीए बीएससी बीकॉम किए कुछ ना कर पाएंगे। इसके अलावे अगर आपको या तो कंपटीशन निकालना पड़ेगा या तो कुछ करना पड़ेगा। ये 3 साल तब हम क्या किए वहां जाके? ये मॉडल जो है 3 साल नियमता है, बिहार में लेट है, तो वो लेट वाले चीज को नियम में नहीं गिन सकते, वो कमी है। हाँ, अभी नई शिक्षा नीति की वजह से 4 साल नई शिक्षा नीति। अब देखिए ये कब का है, तो 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय विश्वविद्यालय आयोग आया था। हम लोग 100-125 साल पुराना मॉडल लेके चलते। इस दौरान जो आप 3 से 4 साल समय बिताते हैं, सरकार के पास 50 ठो स्किल रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? क्या होना चाहिए? स्किल। 50 स्किल में आपका क्या होना चाहिए? कुछ फर्स्ट एड होना चाहिए, फायर फाइटिंग होनी चाहिए, ड्राइविंग होनी चाहिए, प्लम्बरिंग का काम होना चाहिए, यहाँ पे स्विमिंग वगैरह वो हैबिट में चल जाएगा, वो मतलब एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में चल जाएगा। जैसे सीबीएसई, आप सीबीएसई से हैं? हाँ, वो यही कराता है सर, वो कम से कम ठीक है सर। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, स्विमिंग सिखा देगा, घोड़सवारी सिखा देगा। पैसा का साधन नहीं है, स्किल्ड मीन्स पैसा, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हमारे लिए अच्छा। अब जैसे मान के चलिए कोई गया ग्रेजुएशन में, उसको कम से कम 4 साल के दौरान 5 से 10 स्किल सीखना है। वो ड्राइविंग सीख ले, ड्राइविंग सीख ले। ड्राइविंग भी 2 टाइप का होता है, यूटिलिटी और एक मशीनरी, जिसमें जेसीबी वगैरह आता है, मशीनरी में चल जाएगा, अर्थ मूवर में, यूटिलिटी में आ जाएगा। तो ड्राइविंग सीख लिया एक ठो, फायर फाइटिंग सीख लिया, कोई भी क्या कर लेगा, फायर फाइटिंग सीख सकता है यहाँ पे, फर्स्ट एड सीख सकता है यहाँ पे, कोई भी चीज, प्लम्बिंग का काम, प्लम्बरिंग का काम कर देगा ना जी यहाँ पे, वायरिंग, प्लम्बरिंग, फिटिंग, अलग अलग टाइप का, वेल्डिंग, कटिंग, कई सारे स्किल्ड होते हैं जिससे आपको इंस्टेंट रोजगार मिलता है। तो एक हाथ में डिग्री लेके निकले और इन 3 से 4 साल के बीच में कम से कम 10 स्किल्ड सीख के निकले, तब उसको समझ में आया। ग्रेजुएशन के बाद हमारे यहाँ लो सर्टिफिकेट ले लो ग्रेजुएशन का, मतलब कभी कभी हमको गुस्सा लगता है यहाँ पे। हम तो समझा समझा थक गए, जब हमको लग गया कि नहीं सुधरने वाला है तब हम आ गए कि अपना यूनिवर्सिटी डालना जरूरी है। अदरवाइज में हमको इतना फुर्सत नहीं ना था कि अपना यूनिवर्सिटी डालना, लेकिन अब आदमी उस पर भीड़ गया है, उसमें ये सारी चीजें रहेंगी एकदम। यहाँ पे सीखना ही सीखना है। ग्रेजुएशन में पास भी हो जाएंगे और 10 स्किल नहीं सीखे तो फेल कर दिए जाएंगे। अच्छा, वो पास करके करेगा कौन सी सर्टिफिकेट वाले के? क्या कर लेगा वहां पे? हाँ, चलिए अब हम उत्तर प्रदेश देखते हैं। जनसंख्या ज्यादा है कि नहीं आ गई? दिल्ली से सटा होने की वजह से इसे काफी ज्यादा फायदा भी होता है। दिल्ली से सट, दिल्ली पढ़ा दिए ना? दिल्ली नहीं पढ़ाए हैं? हाँ? ये हो गया दिल्ली। क्या हो गया? दिल्ली। अब दिल्ली में ना, सुनो ध्यान से, दिल्ली में चारों ओर से लोग आके बस रहे थे, राजस्थान से, हरियाणा से, यूपी से। इसलिए दिल्ली के आउटर एरिया को दिल्ली एनसीआर का दिया गया। क्या क्या गया? दिल्ली एनसीआर। पढ़ा नहीं दिए जी एनसीआर? नेशनल कैपिटल रीजन।
नेशनल कैपिटल रीजन। तो दिल्ली के आसपास का एरिया क्या कहलाता है? एनसीआर। तो एनसीआर का कुछ एरिया यूपी में है, थोड़ा सा एरिया राजस्थान में है, और एरिया हरियाणा में है। तो अब लोग दिल्ली ना आके कहाँ जाते रह जाते हैं? एनसीआर में। दिल्ली में जाएंगे तो फंस जाते हैं, जाम बहुत भयानक लगता है दिल्ली में। तो दिल्ली के आसपास का एरिया क्या कहलाता है? एनसीआर कहलाता है। दिल्ली के आसपास का एरिया एनसीआर, उसे दिल्ली एनसीआर कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब हम लोग उत्तर प्रदेश को देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊपर देखिएगा, यहाँ पे सहारनपुर और देवबंद मिलेगा। सहारनपुर और देवबंद सबसे ऊपर में देखिएगा, सहारनपुर देवबंद मिल गया। सहारनपुर देवबंद, सहारनपुर जिला है सहारनपुर, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला। हाँ सहारनपुर। वहां एक जगह है देवबंद। कौन जगह है? देवबंद। देवबंद में दारुल उल्म करके एक मदरसा है, बहुत बड़ा मदरसा है, लाखों स्टूडेंट पढ़ते हैं और ये इंटरनेशनल एक तरह से कह सकते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं विदेश से भी यहाँ पढ़ने। तो धार्मिक शिक्षा है, मतलब इस्लाम धर्म की धार्मिक शिक्षा वहाँ पर। और अभी वो लोगों ने क्या किया है, उसी के साथ साथ ये आपका नॉर्मल ग्रेजुएशन है ना, उसको भी ऐड कर दिया है। तो ठीक ही है भाई, अच्छा इनोवेशन है एक ठो। धार्मिक शिक्षा के साथ साथ आप ये भी शिक्षा ले लीजिए। बट जो मदरसा और इस सब का मामला है, वो इंडिया में सबसे वेल प्लान्ड और ऑर्गेनाइज तरीके से अगर एजुकेशन है, कहाँ पे है? देवबंद। दारुल उल्म मस्जिद का नाम क्या है? दारुल देवबंद। बड़ा सा एरिया है। अच्छा, भारत से कई लोगों से इधर से जाते हैं, बिहार से भी लोग बहुत जाते हैं पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे कौन सा एरिया हो गया? सहारनपुर। तो डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर है, बट वो मदरसा और दारुल उल्म मस्जिद की कहाँ पे है? देवबंद। कहाँ पे है? देवबंद। याद रहेगा? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। इससे नीचे उतरेंगे, शामली मिलेगा। नीचे उतरिए देवबंद से, शामली। कौन जगह मिलेगा? सावली नहीं, सावली मतलब तो करिया। शामली, हाँ शामली। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? शामली। तो शामली किस चीज के लिए प्रसिद्ध? हरित क्रांति। हरित क्रांति की केंद्र बिंदु जो था वो शामली था। सावली नहीं, हाँ हाँ शामली है। शामली तो हम जैसे लोगों को अगर सीधे बोल दो तो करिया, तो उस लोग को लगता है कि करिया कैसे बोले, तो एक नया शब्द निकाल दिया सांवला। अरे करिया या गोर दो चीज होता है, खराब कोई चीज लगने की बात है इसमें। नहीं समझ में आया? सांवला में आते हैं हम लोग, यहाँ में हम लोग सांवला में आएंगे जी। करिया, हाँ शुद्ध करिया, हाँ। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं? हम लोग करिया कुर्ता पहन ले तो दिखबे नहीं करेंगे। बहुत ही दिक्कत होता है। उजर कुर्ता पहनने लगे, चिवटा घुसल है बतासा में। दोनों दिक्कत हो जाता है। ये शामली हरित क्रांति का केंद्र बिंदु क्या था? शामली। हरित क्रांति की शुरुआत एस स्वामीनाथन ने किया था भारत में, जबकि विश्व में नॉर्मन बोरलॉग ने किया था। हरित क्रांति शब्द विलियम गार्ड ने दिया था। हरित क्रांति क्या था कि जमीन तो फिक्स है, लेकिन पैदावार कैसे बढ़ाएं? तो पैदावार बढ़ाने के लिए बहुत उन्नत किस्म की फसल बोया गया। फसल ही कम होती थी, उसमें यील्ड ही नहीं आता था। फसल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? यील्ड। क्या कहते हैं? यील्ड। समझ में आ गया? यील्ड मतलब क्या होता है? फसल। तो फसल ही नहीं लगती थी। आप देखिएगा ना, भारत में भी ना अजीब टाइप का यील्ड होगा। बैगन बोइएगा ना तो बहुत ज्यादा फलेगा, और तोड़ने के टाइम आधा कीड़ा जाएगा। कीड़ा जाना मतलब समझते हैं? कीड़ा लग जाते हैं सर। क्या लग जाएंगे सर? कीड़ा। क्योंकि बैगन जो हम लोग बोते हैं ना, उस बैगन के अंदर अपनी रक्षा करने की क्षमता ही नहीं, अपनी रक्षा करने की क्षमता नहीं है। तो वैज्ञानिकों को लगा के उसके अंदर कुछ इस तरह का किया जाए जिससे क्या हो? रक्षा हो। जैसे कई आदमी को देखे ना, बड़ी मच्छर काटते हैं सर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? परेशान रहता है, मच्छरदानी लगाएगा, ये लगा। हमको पता नहीं उतना मच्छर नहीं काटते हैं सर। कटबो करता है तो थूक देता था। कैसन खून है जी इसका। मेलानिन वगैरह हम लोग में क्या होता है? ज्यादा मिल जाता है उसको। गोरकन को मच्छरवा दौड़ा काटते हैं। अरे इधर आ बाबू तुम।
हम लोग को मच्छर काटते हैं सब ना, काटा है जो उतना खून चूसता है, हल्ला करता है मत चूसे, ठीक ना है, खाली मेलानिन भरल है में। तो बैगन को भी ना वैज्ञानिकों ने उसी तरह से क्या किया, मॉडिफाई किया। जैसे गेहूं होता था, तो गेहूं पेड़ में ना बाली जो होता था गेहूं का वो बहुत कम लगता था, तो वैज्ञानिकों ने जब इसे डेवलप किया तो हाई यील्ड वेराइटी लाया। कौन सी वेराइटी? हाई यील्ड वेराइटी। अब उसी में बहुत ज्यादा बाली लगता था, समझ में आ गया कि नहीं? अमरूद का भी पेड़ देखिएगा, कुछ कुछ अमरूद में ना बड़े बड़े अमरूद लगते हैं और किसी किसी में छोटे छोटे, किसी किसी में बहुत ज्यादा लग जाते हैं। तो हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य यही था कि भैया जब बोना ही है तो ही अकलेल बकलेल को काहे बोते हो, हाई यील्ड वेराइटी बो। तो गेहूं और चावल की कौन सी वेराइटी बोई गई? हाई यील्ड। और उसका केंद्र बिंदु क्या था? शामली। केंद्र बिंदु शामली, उसके नीचे बागपत, शामली के नीचे बागपत। गरुड़ कमांडो जो एयरफोर्स के है ना, उनका बेस स्टेशन कहाँ है? बागपत में। हर सेना का अपना कमांडो है, जैसे नौसेना का मार्कोप्स, थल सेना का एनएसजी और वायुसेना का गरुड़, वायुसेना का गरुड़। तो गरुड़ कमांडो का हेड बेस स्टेशन बागपत। एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़े, चलिए वापस देखते हैं बागपत की इधर। बागपत के अगर नीचे पढ़िएगा, बागपत के नीचे यहाँ पर मोदीनगर गाजियाबाद, मोदीनगर और गाजियाबाद भयंकर इंडस्ट्रीज हैं सब यहाँ से। मोदीनगर से लेकर गाजियाबाद तक भयानक इंडस्ट्रीज हैं सब, इतनी इंडस्ट्रीज है सब। अभी एयर पोल्यूशन देख रहे हैं दिल्ली का, बहुत पोल्यूशन हो गया इस वक्त। अगर आप दिल्ली जाइएगा ना, जहाज में बैठिएगा, नीचे वाला दिल्ली नहीं दिखता है, धुंधला दिखता है, कोहरा से नहीं, धुआं से। और ये एक दो दिन का काम नहीं है, हमेशा इस सीजन में, दिवाली से जस्ट पहले वाले सीजन में हमेशा इतना धुंध बढ़ जाता है कि फिर दिल्ली में फिर कोर्ट कहती है कि पटाखों पे क्या कर रही है रो, क्योंकि पहले से धुआं भरा हुआ है यहाँ पे। समझा गया कि नहीं? अब तो दिवाली आता है, दिवाली दिया का त्योहार है, अब कोनो चाइनीज लाइट नहीं लगाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पता नहीं त्योहारों को रद्द कर दिया सभी सब। ऐसा ना दिवाली में घर सजाता है, लगता है बियाह भइल एकरे यहाँ। अरे दिवाली की सजावट अलग होती है, वो बियाह वाला झमका लाइटवा चमका देता। अरे दिया जलाने वाला चीज है, दिया जलाओ तुम, नहीं समझ में आया? मिट्टी वाला, किसी कुम्हार का मिट्टी भी बिकेगा उसका बर्तन, बेचा पूरे साल इसी चीज त्योहार का इंतजार करता है, तो चमकौआ लाइट झक 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 झक। अब लक्ष्मी जी आएंगी तो कहेंगी इसके यहाँ बियाह पड़ल है, इसके यहाँ क्यों जाएंगे? लक्ष्मी जी को हम मैसेज कर देंगे रात में, एकदम लक्ष्मी जी को मैसेज कर देंगे, जो चाइनीज लाइट लगाए उसके घर दिया जरूर जलाना है। समझ में आ गया कि नहीं क्या? अरे वो भी कंफ्यूज हो जाती होंगी ना, अरे हम लक्ष्मी पूजा है जी, आज तो हमको जाना चाहिए, यहाँ पे दिया जलाया जाता है, चाइनीज लाइट लगी ले, ये लगता है कि इसको हमकारी जरूरत नहीं है, चलो घूमते हैं। बहुत प्रदूषण हो जाता है। मोदीनगर और गाजियाबाद में इंडस्ट्रीज भरे हुए हैं सब, लाइन से इंडस्ट्रीज भरे हैं सब, बहुत ज्यादा क्या है इंडस्ट्रियल एरिया। और ये लोग दिल्ली के आसपास होने की वजह से इनके पास स्किल्ड वर्कर मिल गए। क्या मिल गए? स्किल्ड वर्कर। देखिए इस एरिया में जाएंगे ना दिल्ली एनसीआर में, तो यहां आपको वर्कर ना मिलके स्किल्ड वर्कर मिलेंगे, और अगर बिहार में आएंगे तो आपको वर्कर मिलेंगे। हमारे यहाँ काम कैसे मांगा जाता है? कोई काम है तो बताइएगा, हमको पैसा की जरूरत है। ये काम मांगने का तरीका नहीं, आप समझिए ध्यान से। आप क्या जानते हैं तो कुछ करा लीजिए, ये कोई बात नहीं है ना। आप क्या जानते हैं? और जबकि इस एरिया में जाएंगे तो स्किल्ड वर्कर, पेंटर है, फैब्रिकेटर है, कटर है, जो जो चीज का स्पेशलिस्ट है सर। क्या है? इसमें होता क्या है, यहाँ पे भी स्पेशलिस्ट की कमी नहीं है, बट यहाँ स्किल्ड होता है, स्किल्ड उठ के चल जाता है यहाँ पे। फिर यहाँ कोई नॉर्मल मजदूर रहेगा, स्किल्ड होगा, सीखेगा, जब सीख लेगा तो चल जाएगा यहाँ पे। कहाँ चल जाता है? तो ये स्किल्ड वर्कर आराम से मिल जाते थे, जिस वजह से यहाँ पर इंडस्ट्रीज वगैरह ज्यादा गई थी। सब मिल गया। गाजियाबाद, गाजियाबाद से ऊपर बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर। गाजियाबाद बस रुके रहिए। गाजियाबाद, गाजियाबाद के नीचे देखें नोएडा, नहीं मिला नोएडा। किसी को दिक्कत? गाजियाबाद के जस्ट नीचे होगा नोएडा। छटकी बमनी कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, खाना पीना खाया करूँ।
मिला कि नहीं मिला नोएडा? देखिए पहले एक चीज ध्यान से समझिए, यह है दिल्ली। क्या ये दिल्ली? दिल्ली का ये ईस्टर्न पार्ट जो था ना, इधर से ये वाला एरिया, यहाँ पर अब तो दिल्ली के अंदर का एरिया थोड़ी ना दिखने वाला है आप लोग को, उसका नाम था ओखला। क्या नाम था? ओखला। तो दिल्ली का इस साइड का एरिया का नाम था क्या था? ओखला। ओखला पे बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ गई थी। और ना किसी भी शहर को, अब दिल्ली जो है ना पूरी तरह से प्लान सिटी है, वहाँ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एनजीटी, तो ये वो सारा मुख्यालय वहीं है। ज्यादा उल्टा सीधा कंस्ट्रक्शन कीजिएगा ना तुरंत नोटिस आ जाएगा यहाँ पर। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो वहाँ पे ना शहर लोगों को बसाना बड़ा मुश्किल था। तो इस ओखला के साइड में उत्तर प्रदेश के एरिया में एक नया शहर बसाया गया, ताकि जो लोग का माइग्रेशन हो रहा है यूपी से, बिहार से, उनको रोका जा सके। कहाँ पे? बाहर के शहर में। तो ओखला से बाहर बसाया गया न्यू ओखला। ओखला से बाहर क्या बनाया गया? न्यू ओखला। बट लोग न्यू ओखला में आए ही नहीं। राजीव गांधी के समय में न्यू ओखला में लोग आए ही नहीं, क्योंकि जो इंसान बिहार से जा रहा है, जो यूपी से जा रहा है, वो जाके दिल्ली में रुकेगा कि आपके ओखला छोड़ के न्यू ओखला में आएगा? अब कोई गांव से आया है तो पटना बसेगा कि हाजीपुर जाके बस जाएगा? अरे जब आया है तो हेला है तो बढ़िया से हेल जाए। तो कहा न्यू ओखला में कोई गया? तो न्यू ओखला में जब नहीं गया तो न्यू ओखला में इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया गया। किसे दिया गया? इंडस्ट्रीज को, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट दिया गया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। न्यू ओखला में क्या किया गया? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया गया। तब लोगों का धीरे धीरे झुकाव कहाँ हुआ? न्यू ओखला में। तो अब लोग ओखला प्रीफर ना करके कहाँ प्रीफर करने लगे? न्यू ओखला में। ओखला ना जाके न्यू ओखला में। तब देखा गया कि अब धीरे धीरे लोग आए हैं। तो सरकार कई घड़ी ध्यान देगी? एक के शहर पे तो ध्यान देना सरकार का एक का काम थोड़ी है। आज ध्यान गया, अगले बार फिर 6 महीना बाद याद आएगा, और यार न्यू ओखला नाम का शहर बसाया था। तो उन्होंने एक अथॉरिटी बना दी। इस 40 आईएएस अधिकारी, कमिश्नर, नगर निगम, इस सबको मिला के अधिकारी बना दी कि आप इस शहर को पूरा प्लान कीजिए कि सड़कें सीधी, हर मोहल्ले में फायर स्टेशन, पुलिस स्टेशन, एक पार्क, एक बिजली का, ये पूरा प्लान कीजिए। तो किसे दे दिया गया? अथॉरिटी को। किसे दे दिया? अथॉरिटी को। तब इस अथॉरिटी ने इतना काम किया कि सड़कें एकदम सीधी, मोहल्ले में जाने वाली सड़क अलग, शहर को पार करने वाली सड़क अलग, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में जाने वाली सड़कें अलग, पार्किंग अलग, पूरी ग्रीन जोन बना दिया, हरियाली भर दिया। और चुपचाप ये अथॉरिटी धीरे धीरे देखती थी दिल्ली में कमी क्या है, जाम बड़ी लगता है, सड़कें एकदम चौड़ी बना दिया। और नहीं तो क्या किया? देखा कि दिल्ली में प्रदूषण भी ज्यादा है, पेड़ पौधे नहीं है, तो सड़क के 200 मीटर इधर तक पेड़ और सड़क के 200 मीटर तक इधर तक पेड़, पूरा 20 शहर में जंगल ले आके भर दिया है यहाँ पे। और कहा कि देखिए जब इस शहर की जनसंख्या बढ़ेगी तो हमें जमीन नहीं खरीदना पड़ेगा, इधर से थोड़ा सा पेड़ काटेंगे और इधर से काटेंगे, सड़क ऑटोमेटिक चौड़ा हो जाएगा। हमारे यहाँ तो नहीं, पटना में सड़क चौड़ा करके देखे, घरे में घुस जाएगा पता चला गाड़ी लेके कमरा में, खाना खा रहे हैं आप निकलो यहाँ से। तो इसको बहुत डेवलप किया गया। समझ आ गया कि नहीं? तब लोग कहां जाने लगे? न्यू ओखला। न्यू ओखला में सबसे ज्यादा योगदान किसने किया? अथॉरिटी ने किया। और बहुत बेहतरीन से सारा डिपार्टमेंट किसे दे दिया गया? अथॉरिटी को। तो अब ये न्यू जो ओखला था, इसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ? किसने किया? अथॉरिटी। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, नोएडा। आज इंडिया का सबसे प्लान शहर है नोएडा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम लोग का कॉर्पोरेट ऑफिस जो मेन ऑफिस है वो भी नोएडा में ही है। और हमको पर्सनली बताते हैं सबसे प्लान और सबसे बेहतरीन ढंग से लगता है वहाँ पे, ना जाम लगेगा ना कुछ, और उसका एरिया बाई एरिया डिसाइड है नोएडा का। और इतना डेवलप किया नोएडा, इतना डेवलप किया यहाँ पर कि आज वहाँ पे 10,000 से ज़्यादा कंपनियाँ हैं। 10,000 से ज़्यादा नोएडा में। मेट्रो बैठाया गया, उसी हिसाब से एयरपोर्ट बना दिया गया, जेवर एयरपोर्ट नोएडा में बन रहा है। और वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। आप सोचिएगा कि ट्रेन से चल जाए नोएडा में, ट्रेनें नहीं जाती है। इतना डेवलपमेंट किया गया, क्यों? प्लान तरीके से किया गया। और जो जो कमियां थी ना, उस सारी कमियों को इस अथॉरिटी ने पहचाना और उसने कहा कि देखिए जो भी इंडस्ट्री जाती है ना, उसको सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है? जमीन खरीदने में। जमीन खरीदने में जैसे अभी हमको यूनिवर्सिटी डालना है, 6 महीना से हम परेशान हैं, लेकिन अगर नोएडा दे ना, नोएडा 1 महीना मोर देन इनफ है, 10 दिन इनफ है।
रीजन समझिए कैसे, जैसे दिल्ली हो गया, इसके बगल में क्या बढ़ रहा है, नोएडा। अब नोएडा को प्लानिंग कैसे होती है, कोई गांव है, ये कोई गांव है, यहाँ पे लोग बसे होंगे, तो नोएडा अथॉरिटी जो है ना, नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी, NDA अथॉरिटी को लोग कहते हैं नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी आती है इस गांव में, गांव में आती है, गांव के लोगों से जमीन खरीद लेती है, कहती है कि देखिए खाली जो खेत है ना, अब इसका सेक्टर विस्तार किया जा रहा है, ठीक है, ये जमीन हम खरीद लेते हैं। तो जमीन कौन खरीद लेगा, नोएडा अथॉरिटी। जमीन कौन ले गया, नोएडा अथॉरिटी। किसानों को उनका मुआवजा दे देगी, बेहतरीन ढंग से मुआवजा दे देगी, एक खंभा गाड़ने से पहले सबका पैसा दे देगी। ये नहीं कि किसान को क्या चाहिए, 3 गुना 4 गुना रेट चाहिए, रेट अच्छा दे देगी, सब कुछ सही कर देगी। ज्यादा कोई नौटंकी करेगा तो उनके खेतों में नाली पास कर देगी, दोनों काम करती है वो। कहती है कि कानून का सहारा लेके विकास में बाधा बनिएगा तो आपकी बाधा कर देंगे। बहुत स्ट्रिक्टली काम करती है, ज्यादा टांग लड़ाइएगा ना तो व्यवस्था कर देती है। यहाँ गटर का डंपिंग सेंटर डोल देगी वहीं पे। जब गांव खरीद ली, ये पूरा गांव किसका हो गया, नोएडा का, नोएडा अथॉरिटी का। किसका हो गया, नोएडा अथॉरिटी का। तो 2-3 महीना के अंदर अंदर पूरी गांव को किसने खरीद लिया, नोएडा। अब नोएडा इसमें शहर बसाएगा। नोएडा का विस्तार हो रहा है ना, सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, अभी सेक्टर 145 तक चल गया है। अब ये एक गांव खरीद लिया, एक गांव का क्या बना देगा, एक सेक्टर। अभी सेक्टर ले लिया यहाँ पर, इसका कुछ सेक्टर का नाम रख देगा, 140, 150 जो भी, इसके बीच से ले जाएगा मेट्रो, समझ में आ गया। अब मेट्रो के नीचे से ले जाएगा सड़क, तो सड़क के पैरेलल क्या चल रही है, मेट्रो। अब मेट्रो के लिए झमेला नहीं है, सड़क के बीच में जो डिवाइडर बनता है ना, उसी डिवाइडर पे मेट्रो का खंभा। तो मेट्रो ने जमीन कितना लिया, 0, क्योंकि सड़क के बीच में जो डिवाइडर होता है, एक लेफ्ट एक राइट वाला डिवाइडर होता है ना, उसी पे क्या गाड़ेगा, मेट्रो का खंभा। ऊपर मेट्रो, नीचे सड़क, जगह जगह सड़क पार करने वाला अंडरपास, नहीं तो अंडरग्राउंड। अब इसमें वो बसाना चालू करेगा। ये एरिया को कह देगा ये ग्रीन जोन, कुछ एरिया क्या कहते हैं, ग्रीन जोन, ये भी ग्रीन, ये भी ग्रीन, ये ग्रीन जोन। अब इसमें कोई घर नहीं बन सकता है, ग्रीन जोन चाहे कितनो बड़का आदमी है, अब घर नहीं बना सकता। बना दिए तो बम लगा के उड़ा देगा। अभी उड़ा था वो दिल्ली में उड़ा दिया था कि नहीं उड़ा दिया, ज्यादा करिए उड़ा देगा, यहाँ बनल बनाओ घर उड़ा देगा यहाँ पे। तो या एक ग्रीन जोन घोषित कर दिया, उसमें बनेगा पार्क वगैरह। अब उसमें क्या कर देंगे समझो, वहां पे ये एरिया जोड़ देगा इंस्टीट्यूशनल, इधर दे दिया इंस्टीट्यूशनल। अब इसमें आप स्कूल खोलिए, कोचिंग खोलिए, यूनिवर्सिटी खोलिए। इसमें अगर आप जमीन खरीद के एगो रेस्टोरेंट खोल दीजिए, अगले दिन जेसीबी लेके बुलडोजर लेके चला आएगा, खोल के देख लीजिए बस। तो उसमें अगर आप रेस्टोरेंट खोलती भी है ना, तो इंस्टीट्यूट का अपना कैंटीन होना चाहिए, बाहर का आदमी आके नहीं खाएगा, स्टूडेंट ही खाएगा। इतना हाईली स्टिकेट वहां पे है। और ये सारा एरिया पहले से कोई ईंटा नहीं जोड़ेगी नोएडा अथॉरिटी, अपना एक ईंटा होता है ना, ढेला ना देगी आपको, लेकिन वो डिसाइड कर देगी इस एरिया में इंस्टीट्यूट खोलना है। अभी बताओ, अगर हमको यूनिवर्सिटी खोलना है, नोएडा ऑफिस में जाएंगे, हाँ आइए, जाके देख के आइए कितना साइज का, कितना एरिया लेना है, ले लीजिए। हमें किसान से लेना है, किससे लेना है। अब वो हमको 2 ऑप्शन देगी, कहेगी कि देखिए एक के बार खरीदिएगा जमीन तो पैसा ज्यादा लगेगा, एक काम कीजिए हमको 100 साल के लिए भाड़ा पे ले लीजिए, रेंट पे। अब आप सोचिए, आप पटना में आए हैं पढ़ने के लिए, अगर जमीन हॉस्टलवा खरीद के रहना पड़ता तो कभियो नहीं आ पाते। हर महीने रेंट देते हैं, पता भी नहीं चलता, तो अथॉरिटी कहती है कि काहे लिए खरीदिएगा, एक काम कीजिए 99 साल का लीज करा लीजिए, चलाते रहिए, आपका उधर से इनकम भी आएगा, किराया भी देती रहिए, फर्स्ट क्लास। कोई केस मुकदमा होगा जमीन पे, जमीन हम आदमी से खरीदे हैं, किससे। अब इसी में वो क्या करेगा, कुछ एरिया घोषित कर देगा आपका कमर्शियल एरिया। अब वो कमर्शियल एरिया में आप जिम खोलिए, रेस्टोरेंट खोलिए, कुछ भी खोलिए, कोई मतलब नहीं है। कुछ एरिया ये घोषित कर देगा रेसिडेंशियल एरिया। क्या कर देगा, रेसिडेंशियल। इसमें अपार्टमेंट बनाइए बड़का, 50,000 आदमी उसी में रह जाएगा। एक के अपार्टमेंट में सोसाइटी बनाता है 30,000 आदमी के रहने का। अपना अपना माचिस के डिब्बा ऐसा घर होता है, 2 BHK 3 BHK कहा जाता है, पोल्ट्री फार्म आदमी उसी में रह जाता है। कितना बेहतरीन हो गया। अब आदमी कहां रहेगा, रेसिडेंशियल एरिया में, जगह जगह रेसिडेंशियल एरिया। शॉपिंग करने कॉमर्शियल एरिया में, सुबह पार्क में ग्रीन एरिया में, ड्यूटी करने इंडस्ट्रियल एरिया में, सॉरी कॉमर्शियल एरिया में, ड्यूटी करने
कमर्शियल। अब इसमें और भी एरिया होता है, आईटी सेक्टर कि इस एरिया में केवल ऑफिस बनेगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर कि 100 एक दे देगा, 100 बीघा में केवल फैक्ट्री लगेगा। अलग अलग एरिया, ये ना कि फैक्ट्री वाले एरिया में ऑफिस नहीं चला सकते। हम लोग का जो एरिया है सेक्टर 62 वो इलेक्ट्रॉनिक सिटी है, वहां केवल ऑफिस चल सकते हैं। वहां क्या चलेगा? ऑफिस चलेगा। हम सोचते कि ना ऑफिस नहीं, एक गोदाम खोल देते, अगले दिन आएगा एक बुलडोजर समेट देगा इसको, अथॉरिटी ने अपना बड़का गोदाम बना के रखा है उसमें ले जाके फेंक देगा, अपना सामान लेके जाइए। अब ये बताओ, दुनिया की अगर किसी कंपनी को आना होगा कहाँ आएगी? अगर उसे इंडस्ट्री डालना है तो हर सेक्टर में एक इंडस्ट्रियल एरिया, अगर इंस्टीट्यूट डालना है, स्कूल कॉलेज तो इंस्टीट्यूशनल एरिया है, हॉस्पिटल डालना है तो हॉस्पिटल का एरिया है, शॉप दुकान रिटेल मॉल जिम डालना है कॉमर्शियल एरिया है, रहने के लिए कोई बिल्डर आया कि हम बड़ा बिल्डिंग बनाते हैं रेसिडेंशियल एरिया है। यहां पर आए तो अब तनी पटना में जमीन खरीदो, जोन ची मन तोंची बनाओ, जहां मन तोंची बनाओ, सड़क है 4 गो सीढ़ी सड़क के आगे फेंक दो, इसमें आगे से आपको छोड़ना पड़ेगा एरिया। जमीन खरीदेंगे तो घर ऐसे नहीं बना सकते, वहां पे जमीन खरीद के पहले घर की बाउंड्री करानी पड़ेगी और तब घर अंदर बनाना पड़ेगा, चारों ओर से कहीं से नहीं चिपका होना चाहिए। यहाँ अगर भिकना पहाड़ी किसी घर में गए ना तो गाय घाट तक फानते फानते चल जा सकते हैं तो नोएडा क्या है? बहुत तरह से प्लान सिटी बसाया गया, समझा गया कि नहीं? अथॉरिटी आपको क्या देती है? बिजली, सड़क, सीवेज। जब पूरी सड़कें बन जाएंगी, नालियां बन जाएंगी, मेट्रो बन जाएगी, तब जाके बिकना चालू होगा। क्या होगा? बिकेगा। यहाँ पर ये सेक्टर बस गया। अब देखेंगे कि हाँ 2 साल में ये पूरा सेक्टर बस गया, सारा चीज भर गया। अब बगल का गांव खरीदा जाएगा। बगल का गांव आदमी खरीदेगा या डायरेक्ट नोएडा अथॉरिटी? बाकी लोग किससे खरीदेंगे? नोएडा अथॉरिटी। 99 साल बाद ये पूरा खाली करके जाना होगा लोग, समझ में आ गया? क्योंकि किसी भी बिल्डिंग की वैल्यू 99 साल ही है। खाली करेंगे, अब फिर ये नोएडा खाली कराएगा 99 साल बाद, फिर साफ करेगा, फिर उस समय के हिसाब से फिर शहर बसाएगा जो उस समय का डिसाइड, और फिर वरीयता उन लोग को देगा जो पहले से थे। यहाँ समझ में आ गया कि नहीं? खरीदा तो थे नहीं, अब तो लीज पे लिए थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो प्लान सिटी है यहाँ पे। ऐसे ही गुड़गांव है, ऐसे ही क्या है? गुड़गांव। ऐसे ही गुजरात का ढोलेरा बसाया जा रहा है। तो देखिए, दिल्ली के एक साइड में हो गया नोएडा और दिल्ली के दूसरे साइड में, हरियाणा साइड में हो गया गुड़गांव। तो दिल्ली का सबसे भरपूर अगर किसी 2 शहर ने फायदा उठाया है ना, तो इस साइड में गुड़गांव और इस साइड में नोएडा। लेकिन गुड़गांव पहले बसा दिया गया और गुड़गांव में कुछ गलतियां हो गई। गुरुग्राम, वहां पे रोडवेज उतना अच्छा नहीं ले गए लोग, तो वहां जाम लग जाता है गुड़गांव में। नोएडा में जाम नहीं लगता, वहां ग्रीनरी कम हो गई। नोएडा गुड़गांव में पेड़ पौधे कम लगाए गए, नोएडा में हुमच के पेड़ लगाया। नोएडा में घुसने के बाद आपको लगे देहात में भी है, कभी कभी इतना जंगल लगा दिया, इतना बीच में पूरा पेड़, इधर पेड़ इधर पेड़, अपनी पेड़ काट दीजिएगा आप, अरे बाप हो बाप। फिर नोएडा अथॉरिटी आपको उठा के लेके जाएगा। और वहां पे भी आप समझ रहे हैं ना, बुलडोजर एक्शन कितना तेज चलता है, स्टिक एक्शन है। उत्तर प्रदेश, हाँ, फाइन उन सब लगता है। नोएडा में मजाल क्या, कुछ कर लीजिए आप, अपनी बिल्डिंग के ऊपर चिपका दीजिएगा ना कोई बड़का पोस्टर, अगले दिन नोच के लेके चल जाएगा कि पोस्टर चिपकाने से पहले हमसे परमिशन लीजिए, और पोस्टर कितना बड़ा है उस हिसाब से किराया लेंगे। तो कहेगा क्या हमारा घर किराया? आपका घर? शहर हमारा है, हमारे शहर के लोग देखेंगे, इसका किराया लगता है। यहाँ पे चिपका दीजिएगा क्या इसे? यहाँ पे नोएडा अथॉरिटी के पास इतने पैसे आते हैं। बहुत प्लान शहर बसाया गया है नोएडा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? सर हम लोग नोएडा चले, हम लोग का ऑफिस सच कहाँ है? नोएडा अथॉरिटी। आप यकीन कीजिएगा, वहाँ जब ऑफिस की रजिस्ट्री होती है या कोई भी एरिया होता है उसकी, हम लोग कभी गए भी नहीं आज तक। किस हद तक कारपोरेट है हमको पता ही नहीं है कि उस ऑफिस की रजिस्ट्री के लिए कौन आया था, क्या आया था, कैसे क्या था, कोई पता नहीं। सब कुछ एक सिस्टम वही चलता है। और यहाँ तनी ये को जमीन जो लिखवाता है ना, जब तक दाखिल खारिज नहीं हो जाता है ना, 1 महीना तक उसका धक धक करते रहता है। जा नेव खोदाने के टाइम अलगे बवाल हो जाता है।
ढोलेरा भी ऐसे ही बस रहा है गुजरात में, ढोलेरा बसाया जा रहा है गुजरात भावनगर के पास। कहां बसाया जा रहा है? भावनगर। नोएडा समझ में आ गया? नोएडा को इतना प्लान तरीके से बसाने के बाद भी नोएडा भर गया। बगल का गांव खरीदते 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 नोएडा भर गया। तब बसाया गया ग्रेटर नोएडा। क्या बसाया गया? ग्रेटर। जो गुड़गांव में गलती हुई थी उसको सुधारा नोएडा, और नोएडा में जो गलती हुई थी ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में तो एयरपोर्ट भी दे दिया, जेवर एयरपोर्ट। वो दो बन के तैयार हो जाएगा 2 साल में, और कंप्लीट तैयार होगा 2060 में। आप खुद सोच सकते हैं उन नोएडा अथॉरिटी का प्लानिंग कहाँ का है? 2060 का प्लानिंग है, और 2060 में जब तैयार होगा तो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। अभी तो 2 साल में चालू हो जाएगा, अभी 2 साल बाद जो चालू होगा ना, पटना एयरपोर्ट से 10 गुना रहेगा। अभी जो चालू होगा ना 2025 में, वो पटना एयरपोर्ट से 10 गुना रहेगा। पटना एयरपोर्ट में तो जहाज उतरती है तो यही एक लौता एयरपोर्ट है जहां उतरने के बाद लोग टेंशन में आते हैं। उतरने भाई रोक देगा कि नहीं रोक देगा? यहाँ पे रोक पाएगा कि नहीं? नहीं तो मार के अगवा बाउंड्री है, इसे मार के धाए दे चिड़िया घर में। नोएडा समझ में आ गया? नोएडा का फुल फॉर्म न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। नोएडा समझ में आ गया? डेवलप है कि नहीं है? अच्छा, दिल्ली में जनसंख्या ज्यादा थी। अच्छा, ये शहर क्यों विकसित हो गया? जरा देखिए ध्यान से। बहुत कभी कहा जाता है ना, किस्मत भी बहुत बड़ी चीज होती है। दिल्ली में जनसंख्या की कोई कमी नहीं थी, और दिल्ली में ज्यादातर पॉपुलेशन माइग्रेटेड पॉपुलेशन है। माइग्रेटेड पॉपुलेशन मतलब ओरिजिनली दिल्ली के बहुत कम लोग मिलेंगे आपको। कोई यूपी से, बंगाल से, महाराष्ट्र से, कन्याकुमारी से, कश्मीर से, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, हर जगह से वहां गए हैं। और ज्यादातर वही लोग गए हैं या तो जिनके पास पैसा था, बिजनेस था, या काम करने की इच्छा थी। समझ में आ गया कि नहीं? तो दिल्ली में जो वर्किंग कैपेसिटी है वो तगड़ा है, जनसंख्या की कोई दिक्कत नहीं है, एजुकेशन और स्किल्ड की कमी नहीं है। यानी जो एक इंडस्ट्रीज के लिए चाहिए था वो भरपूर है। बाकी बचा कसर, एक और में गुड़गांव पूरा कर दिया और एक और में नोएडा पूरा कर दिया। अब जब ये दोनों भर गए सब, तो भैया अब क्या होगा? तो जब पानी भरेगा तो पानी बाहर आएगा, सब में बटेगा। तो कुछ गाजियाबाद में गया, कुछ इसमें गया। अब गाजियाबाद भी भर गया, नोएडा भी भर गया, गुड़गांव भी भर गया। इतना महंगा हो गया कि अब जाना बड़ा मुश्किल हो गया है। अब लोग किधर की ओर शिफ्ट कर रहे हैं? तो आगे देखेंगे मेरठ। देखिए मेरठ मिला, मिला कि नहीं मिला? मेरठ नहीं मिला? मेरठ, मेरठ बकलोलवा हम बोल रहे हैं मेरठ मिला कि नहीं? तो करा किताबों में तो है, मिल गया मेरठ। मेरठ मिल गया। देखिए विजन किसे कहा जाता है, दूरदर्शिता किसे कहा जाता है? ये तो हो गया दिल्ली, ये हो गया दिल्ली। बताइए इस साइड में तो गुड़गांव भर गया, हरियाणा का गुड़गांव भर गया। इस साइड में नोएडा भर गया, मोदी नगर भर गया, गाजियाबाद भर गया, इधर तो सब भर गया। अब इससे दूरी पर है मेरठ। क्या है? मेरठ। अब उत्तर प्रदेश सरकार का अगला टारगेट है कि मेरठ को इंडस्ट्रियल हब बना देना है। इसे इंडस्ट्रियल हब बनाना है, मेरठ। अब दिक्कत मेरठ की है कि बहुत दूर है, मेरठ बहुत दूर है। 2015 में मेरठ से दिल्ली आने में इंसान को 3 घंटे लगते थे, भीषण जाम लगता था। नितिन गडकरी जब कार्यभार संभाले 2014 के बाद, यहां पर उन्होंने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बनाया। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बना दिया है। समझ में आ गया कि नहीं? गया इस एक्सप्रेसवे में मेरठ से निकलेंगे और सीधे कहां जाएंगे? दिल्ली। निकलने का जगह नहीं छोड़ा है, घुस गए मेरठ में ना, तो निकलेंगे कहां? बाहर। अच्छा, किसी को तनी मनी निकलना है कि 5 किलोमीटर एन्ने चाचा के घर, फूफा के घर, तो उसके लिए निचवा सड़क बनाया है कि एन्ने उन्ने भागने वाला नीचे से जाओ, और जो बिखियाइले भाग रहा है दिल्ली, यहां जाओ। 40 मिनट में मेरठ से दिल्ली। 40। आप 40 मिनट में गारंटी नहीं कर सकते कि यहां से आप 3 किलोमीटर दूर गांधी मैदान पहुंच जाएंगे कि नहीं। हम आपको गारंटी करते नहीं, गारंटी ले सकते हैं। यहां से पटना जंक्शन 5 किलोमीटर है, हम जहां पढ़ा रहे हैं ना, यहां से पटना जंक्शन 5 किलो। आप 40 मिनट पे गारंटी के साथ नहीं पहुंच सकते। हालांकि अगर सड़कें जाम नहीं है तो 20 मिनट एनफ है, लेकिन आप गारंटी नहीं ले सकते। और वहां 40 मिनट में दिल्ली से
मेरठ, दिल्ली से मेरठ। अब बताओ, जिन्हें जिन्हें दिल्ली आना था किराया महंगा, जिन्हें इंडस्ट्री नोएडा गुड़गांव और यहां लगाना था गाजियाबाद, जमीनें महंगी, अब वो कहां चल जाएगा? मेरठ। ऑफिस बंद करके 40 मिनट में दिल्ली, 40 मिनट में दिल्ली से मेरठ, 40 मिनट से 1 घंटा में चला गया। इसके अलावे एक नया ट्रेन बना दिया गया, नया ट्रेन, इंडियन रेलवे नहीं है वो, मेट्रो भी नहीं है, आरआरटीएस, अभी उद्घाटन हुआ होगा, आरआरटीएस, रीजनल रैपिड ट्रेन सिस्टम, जो रैपिड ट्रेन है। ये ट्रेन जो है ना मेट्रो की तरह ही है, लेकिन उसकी स्पीड डबल ट्रिपल है, समझा गया कि नहीं? 180 की स्पीड में चलती है, अमूमन 150 की स्पीड। दिल्ली से खुलेगी, कहां जाएगी? मेरठ, दिल्ली से मेरठ। अब देखिए, जिनके पास मेट्रो ट्रेन में डुकू डुकू चलती है सर, अगला स्टेशन मुसल्लापुर हाट, दरवाजे नहीं खुलेंगे, धीरे धीरे चलती है। और आरआरटीएस सेमी बुलेट बोला जाता है, धड़ाम से पहुंच जाएगी 30 से 40 मिनट में मेरठ, समझा गया कि नहीं? और ऐसा भी नहीं कि ट्रेन छूट गई हो दौड़ा हो ना, अरे छूट गया जा, पीछे एक और आ रही है। मेट्रो में यही ना होता है, अरे जा यार छोड़ दे यार, लोग ऐसे रहते हैं, अरे छोड़ना, एक का दिख तो गई आ रही है, और 3, 4, 5 मिनट में आती रहती, तो वैसे ही वो भी आती रहेगी। अब बताइए लोग मेरठ बसेंगे कि नहीं? आने वाले 20 साल में मेरठ भी भर जाएगा, और ये एरिया इंडिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल बेल्ट बनेगा, जो गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ, पूरा एरिया इंडस्ट्रियल हब बन के रह जाएगा। इसे कहा जाता है विजन। समझ में आ गया कि शहर ऐसे नहीं बस जाते हैं, बहुत उसके लिए दिमाग चाहिए होता है, हजारों करोड़ के लिए। यहाँ पे इन्हीं दोनों के बीच में है जेवर एयरपोर्ट। यहाँ पे क्या है? जेवर एयर। अब जेवर उतरिएगा तो मेरठ चलिए या दिल्ली चलिए। यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट इस साइड में, हरियाणा साइड में, दिल्ली एयरपोर्ट की साइड में, हरियाणा साइड में, गुड़गांव साइड में। आगे बढ़े। हाँ हाँ, नई दिल्ली है, पुरानी दिल्ली में। पटना को ये देखो, ये एरिया मुसल्लापुर देख रहे हो ना, ये पुराना पटना है। अब बोरिंग रोड देख रहे हो, नया पटना है। वैसे ही पुरानी दिल्ली मुगलों के टाइम की, राजा महाराजा के समय का कंजस्टेड एरिया है, बड़ी लाल किला पुरानी दिल्ली, चांदनी चौक पुरानी दिल्ली, जितना इतिहास में पढ़े हो पुरानी दिल्ली, और जितना इसमें पढ़ना है नई दिल्ली। दिल्ली में 3 हिस्सा है, नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, लुटियन दिल्ली। लुटियन दिल्ली में ये संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट, ये सब राष्ट्रपति भवन है। आगे का क्लास कल समझा देंगे आपको।